तो पहली बात करते हैं, बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। कल का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, 5 आक्रमण किए थे। बताइए पहला आक्रमण बाबर ने कब किया था। 1518-19 में कौन से किले पे किया था। बाजौर बहरा किले पे किया था। इसको ध्यान रख लेना कि बाबर ने भारत पे सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर और बहरा किले पे किया था। और यदि आपको इनको अलग कर दिया जाए तो आपको आंसर बाजौर कर देना। और इसी समय फिर दूसरा आक्रमण इसी के समय किया था। बाजौर के बाद बहरा पे जो पंजाब में पड़ता है, और इसमें इसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। तो बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग कौन से आक्रमण पे किया था। आक्रमण किस पे किया था। तो 1526 ईस्वी में दिल्ली आक्रमण, जिसे हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। तो यहीं से आपका आक्रमण चालू होने वाले हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, 1 बाजौर बहरा, नंबर 2 पेशावर, नंबर 3 सियालकोट, नंबर 4 लाहौर, नंबर 5 दिल्ली। तो ये 5 आक्रमण है। नथन जी किसी को लिखने चाहें तो आप लिख सकते हो, इतनी गहराई में नहीं पूछेगा। हाँ, हर एस प्रिय या ऐसा ही है या आपको आईएएस प्रिय है तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अब बाबर के युद्धों का सही क्रम पूछा जाता है कि बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इन 5 प्रसिद्ध युद्धों को मैं आपको बता रहा हूं। 5 ही प्रसिद्ध युद्ध हैं, ठीक है। उन युद्धों का सही क्रम क्या है। देखो, ये तो हो गई आक्रमण। अब बात कर रहे हैं 5 युद्धों का सही क्रम। इस बाबर के युद्धों का लिखते जाएं, युद्धों का सही क्रम। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछने लायक है आपके पेपर में। सही क्रम पाने व बयाना में लिखते जाएं, खाना खाकर, ठीक है। पानी व बयाना में खाना खाकर, ये हो गया खाना खाकर चंदेरी ने, ये मान लो चंदेरी नाम की कोई लड़की है, चंदेरी ने घाघरा पहना। क्या पहना। युद्धों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले है पानी व बयाना में खाना खाकर चंदेरी ने घाघरा। तो आपको हमने घाघरा पहरा दियो और दौरा करा दियो चौसा का। तो दौरा किया चौसा का, जो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको इसी समय केवल 5 युद्ध हैं। अब पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध, 5वां। अब इसमें जो पहला युद्ध है तो इनको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। यहां तो मैं केवल आपको क्रम से आपको 5 युद्धों का सही क्रम। अब देखिए, तो पानी, ये कौन सा युद्ध हो गया। ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। बयाना का युद्ध हो गया दूसरा, बयाना का युद्ध लिखते जाएं। तीसरा, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ना है, एक आनंद की तरह पढ़ना है। वीडियो तो है ही अपना, लेकिन आप केवल अपने दिमाग में रहें कि हमारी क्लासें चल रही हैं, हमारी क्लासें चल रही हैं, उसी आधार पे आपको पढ़ना है मेरे प्यारो। हरे हेलो सभी को, बबलू जी, हाँ बबलू कुरका जी, सभी को राम राम। तो पानीपत का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध लिखते जाएं, क्लास की तरह पढ़ते जाएं। और चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध। अब आपको तिथि भी याद रखनी है। तो ये आपको तिथि कौन सी है, तो नीचे आप तिथि भी लिख लें। सबसे पहले 1526, फिर 1527, 1527, 1528, 1529 हो गया। अब इस प्रकार ये है 1526 में युद्ध हुआ, ये 1527 में हुआ, ये भी 1527 में हुआ, ये 1528 में हुआ, 1529
29 याद किया है भाई। पानी पीकर व बयाना में खाना खाकर चंदेरी ने घाघरा पहना और दौरा किया चौसा का। तो आगे बाबर का युद्ध, पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। बाबर का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान, यहाँ नीचे लिख लेना सभी, इब्राहिम लोदी लिख लो नीचे, इब्राहिम। बयाना का युद्ध किससे हुआ था? हमारे सांगा जी से हुआ। ये भी किससे हुआ? सांगा के साथ। और बाबर का युद्ध हुआ चंदेरी मेदिनी राय और बाबर की सेना के मध्य हुआ। घाघरा का युद्ध अफगानी सरदारों और बाबर की सेना के मध्य हुआ। तो बताएंगे अफगानी सरदार कौन कौन से थे। अब इसमें पानीपत का युद्ध होगा और बाबर की ये सब बाबर के संघर्ष हैं। तो बाबर में इसमें युद्ध जीता, कौन से में हारा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। अब देखते कौन आंसर देता है। तैयार हो जाइए, अनुप जी, रजनी जी, शेखर जी, बबीता जी, तनु जी, सभी तैयार हो जाओ मेरे प्यारे मित्रों, सभी तैयार हो जाओ। ये क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको 5 ऑप्शन है। पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश जी, हाँ जी, बैसला जी, राधे राधे। अब प्रकाश जी ध्यान से सुने, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑप्शन आपकी 5 हैं। पेपर में होते हैं 4, मैं दे रहा हूं आपको 5। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से युद्ध में बाबर की हार हुई? निम्न में से कौन से युद्ध में बाबर की हार हुई? बताइए फटाफट। निम्न में से कौन से युद्ध में बाबर की हार हुई? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कौन से युद्ध में हुई थी। फटाफट 100 हो जाने चाहिए, हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको 100। आपके काम क्या है? हमारा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। दीनदयाल शर्मा जी, तनु धनखड़ जी, महमूद लोदी, नुसरत साहब, बहुत बढ़िया अफगान सरदार हैं। महमूद लोदी, नुसरत शाह थे, जो आपको डिटेल में अभी बताने वाले हैं। हाँ जी, बयाना का बहुत बढ़िया, विष्णु जी, पूजा जी, बयाना बहुत बढ़िया, पूजा जी, रश्मि जी, विष्णु जी, प्रकाश जी, बयाना का, पिंकी जी बहुत बढ़िया, रौतेज जी, बबीता जी, बबीलू जी, हाँ जी, अनुप जी, तनु जी, विजय जी, नवीन जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया, संजय जी, नथन जी। और इसका आंसर है बयाना का। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध जीता, ठीक है, बयाना का युद्ध हारा है। कौन? बाबर। खानवा का युद्ध जीता है, ठीक है, चंदेरी का जीता है और घाघरा का जीता है, लेकिन कौन सा युद्ध हारा था? बयाना का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। अब एक क्वेश्चन मेरा आप पे उधार चल रहा है। निशा जी, चतुर्जी जी, दीन जी, शेखर जी, मुनीता जी, बहुत बढ़िया, बयाना का है। अब आपको क्वेश्चन में बीच बीच में आपसे पूछते जाऊंगा, आगे बढ़ाते जाऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं यहां की। तो सबसे पहले बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो सभी लिखें, फटाफट टॉपिक डालें, पानीपत का प्रथम युद्ध का युद्ध। इस युद्ध के बारे में नंबर 1 पहली बात स्थिति कि ये युद्ध कहाँ और कौन सी जगह हुआ। पहली बात, पानीपत का मैदान कहाँ पे है, ये पढ़ना है। दूसरा, पानीपत का युद्ध कब हुआ, इसके बारे में हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। नंबर तीसरा, किन किन के मध्य हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ तो क्या परिणाम निकला, कौन सा परिणाम निकला, और अंत में कोई एक विशेषता। ये तो हमें ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको उधार दे रखा है, कमेंट में आंसर लिखें। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन है, मैं आपको रिपीट कर दूं कि खानवा युद्ध के बाद जो दूसरा युद्ध आएगा, कि खानवा युद्ध के बाद जो आपका खानवा युद्ध है, तो खानवा युद्ध के बाद, ठीक है, राणा सांगा ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन मैंने बताए थे, नंबर 1 बसवा, नंबर 2 रणथंभौर, नंबर 3 कालपी, नंबर 4 मांडलगढ़। हाँ जी प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बात करें, इसका आंसर आप देने की कृपा करें। अब देखिए, तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए हुआ क्या था, जब बाबर को बाबरनामा के अनुसार इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और संभवतः हमारे राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था।
किस ग्रंथ के अनुसार? बाबरनामा के अनुसार। इसको आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था और संधि के तहत इसे कौन से मैदान में आना था? पानीपत के मैदान में। और पानीपत का मैदान कहाँ पे है? और पानीपत का जो हमारा मैदान है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा। तो हरियाणा राज्य में पड़ता है पानीपत का मैदान। उस समय मध्यकाल में पानीपत को या पानीपत के मैदान को या पानीपत के स्थान को दिल्ली का मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता था। दिल्ली का प्रवेश द्वार मध्यकाल में से कहते थे, इसलिए अधिकतर प्राय इस मैदान में होकर के सिंध या पंजाब से होकर के हमारे भारत में मुस्लिम आते थे, मुस्लिम दिल्ली पर आक्रमण करते थे। इसलिए पानीपत के मैदान को मध्यकाल में दिल्ली का प्रवेश द्वार कहा जाता था। तो मध्यकाल में दिल्ली का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? तो आंसर आपको पानीपत करना है। ठीक है, एक बात। अब हुआ क्या था, जब आक्रमण करने के लिए बुलाया गया तो कहते हैं सांगाजी इस युद्ध में उपस्थित संधि का उल्लंघन करता माने जाते हैं। क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं आए थे? वो चाहते थे कि ये मुसलमान आपस में मरें, आपस में ये, ठीक है, इनका पतन हो और इस प्रकार आसानी से मैं मुगलों को और मुसलमानों को भारत से भगा दूं और भारत में पुनः एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूं। उनके मन में बड़ी योजना थी और इसी योजना का परिणाम हुआ आगे जाकर के, जो आगे बताने वाले हैं। इस प्रकार जब इस युद्ध में बाबर जी मैदान में पानीपत के तो ये दो शब्द याद रख लेना, धैर्य और साहस की शिक्षा। भारत के किस मुस्लिम आक्रमण से हमें धैर्य और साहस की शिक्षा मिलती है? और वह आंसर है इसका बाबर। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसके आक्रमण से हमें साहस और धैर्य की शिक्षा मिलती है? तो आपको आंसर बाबर करके, अब यहाँ युद्ध होता है लेकिन बाबर अपना धैर्य नहीं खोता और इस प्रकार अपनी सेना को इकट्ठा करता है। अपनी सेना को कहा जाता है जिस प्रकार हमने उज्बेकों से कौन सी पद्धति और उज्बेकों से जो पद्धति अपनाई थी और अपने परिवारों पे हमने प्रयोग की थी, उसे कहते हैं तुलगुमा या तुलगमा पद्धति। तुलगमा या तुलगुमा पद्धति। और ये किन से सीखी थी? इन्होंने उज्बेकों से सीखी थी और इस प्रकार इस पद्धति का वो प्रयोग करेगा। और इसके साथ साथ उसने एक और पद्धति अपनाई थी जिसे अरवा युद्ध नीति भी कह सकते हैं, रूबी युद्ध नीति भी कह सकते हैं। उस्मानियों की एक पद्धति अपनाई थी जिससे हम अरवा युद्ध नीति या रूबी युद्ध नीति कहते हैं। तो ये दो युद्ध नीति इसमें अपनाई थी और इस प्रकार कहते हैं। और अरवा युद्ध नीति और तुलवा युद्ध नीति के तहत बाबर ने क्या किया था, पानीपत के मैदान में दो पहाड़ियों के बीच में इतना चौड़ा गड्ढा खुदवाया कि कोई हाथी या कोई व्यक्ति इसमें कूदे तो इसमें ही नीचे गिर जाए। और इस प्रकार इतना गहरा खुदवाया कि इसमें ऊपर नहीं आ पाए। इस प्रकार उसने गड्ढा खुदवा करके अपनी जो बैलगाड़ियां थी, दो दो बैलगाड़ियां आपस में जोड़ी और इस प्रकार कहते हैं, और दोनों के बीच में ऊंचा एक चबूतरा बनवाया। ऊंचा बीच में एक चबूतरा बनवाया और इस प्रकार इन चबूतरों पर उसने अपनी कितनी तोपें बताई थी मैंने कल? 21 तोपें। कोई 23 बताता है, कोई 24 बताता है, तो 21 तोपें थीं। और 21 तोपों को इसने अरवा युद्ध नीति के तहत दो बैलगाड़ियों को जोड़ करके ऊपर ऊंचा एक मिट्टी का टीला बनाया और उस पर अपनी तोपों को व्यवस्थित किया और इस प्रकार अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। अपनी सेना को 3 भागों में, ध्यान रखना, 2 गाड़ियों को जोड़ करके बीच में ऊंचे टीले पर, मिट्टी के टीले पर तोपों को रखना क्या कहलाता है? अरवा युद्ध नीति, रूबी नीति कहलाती है। और अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित करके आक्रमण करना क्या कहलाता है? तुलगुमा पद्धति कहलाता है। तो शेखर तिवारी जी, हाँ जी, 21 तोपें थी, ध्यान रखना। मोस्ट वेलकम सीमा जी, सभी का स्वागत है। तो इस प्रकार कहते हैं यहाँ आक्रमण होता है। अब इस युद्ध नीति से और इधर इब्राहिम लोदी की सेना को मालूम पड़ जाता है और वह दिल्ली से अपनी सेना को लेके आता है। इस प्रकार लेकिन उसको आभास नहीं था कि ये युद्ध नीति है क्या। जैसे दिल्ली की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना और इस गड्ढे के पास आई और इस प्रकार तुरंत ही उसने अपनी तोपें किससे तलवा दी और इसकी इतनी गर्जन हुई, हमारे
जो भारत के हिंदुस्तान के जो हाथी थे 300 हाथियों पे सवार होकर के इब्राहिम लोदी एक हाथी पे सवार होकर के आया था, जिसमें 300 हाथी सम्मिलित थे और 1 लाख की सेना थी। और इस गर्जन और तोपों की आवाज़ से और तोपों के गोलों से और कहते हैं उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई और उसकी सेना ने, उसके हाथियों ने, उसके घोड़ों ने आपस में ही अपने सैनिक मार दिए गए और इस प्रकार इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। तो एक प्रश्न है, हिंदुस्तान का ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो हिंदुस्तान का ऐसा राजा था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया, वह था इब्राहिम लोदी। इस प्रकार यह युद्ध किनके मध्य हुआ? यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर की विजय हो गई। और इस प्रकार कहते हैं ये युद्ध अब कब हुआ? तो ये युद्ध की समय आपको ध्यान रखना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। इसका एक प्रिय मित्र और था, ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, जो इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा था, वह भी युद्ध में मारा गया। और बाबर के साथ उसका एक बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं कहते हैं विक्रमादित्य से लड़ा था और बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ा था। इस प्रकार कहते हैं पिता और पुत्र के माध्यम से इब्राहिम लोदी विक्रमजीत मारा जाता है और विक्रमजीत के हाथों से कहा जाता है किसी समय हुमायूं को, कोई कहता है इसी युद्ध में, कोई कहता है इस युद्ध से पहले, एक हीरा, कोहिनूर हीरा मिला था और हुमायूं ने अपने पिता को यह सौंपा, लेकिन बाबर ने अपने बेटा को इस विजय के उपलक्ष्य में वो कोहिनूर हीरा हुमायूं को भेंट कर दिया। इस प्रकार मुगलों पे, हाँ बबीता जी, इस प्रकार मुगलों पे क्या आ गया? कोहिनूर हीरा आ गया। तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले किस मुगल वंश के राजा को प्राप्त हुआ था? तो आपको आंसर करना है बाबर। और क्या है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय हासिल की, इसका मुख्य कारण निम्न में से है। रवि जी मुख्य कारण बता सकते हो? नंबर 1 ऑप्शन अरवा युद्ध नीति, नंबर 2 तुलगुमा पद्धति, नंबर 3 सैन्य कुशलता, नंबर 4 उसकी युद्ध की विशेष नीति। बताइए आंसर क्या होगा? या मैंने आपको प्रश्न दिया था और इसका आंसर है सैन्य कुशलता। रश्मि जी ने आंसर दिया, ठीक है, रश्मि सोलंकी जी, बहुत बढ़िया आंसर है। यदि ऑप्शन में तुलगुमा पद्धति भी आ जाए और सैन्य कुशलता आ जाए तो आपको सैन्य कुशलता करना है। अंशु जी, असु जी, जितेंद्र जी, आंसर इसका क्या करना है? सैन्य कुशलता करना है। यदि ऑप्शन में सैन्य कुशलता नहीं है तब आपको तुलगुमा पद्धति करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बाबर ने इस युद्ध नीति में सैन्य कुशलता दिखाई थी। क्या दिखाई थी? सैन्य कुशलता दिखाई थी। अब आपको यहां पढ़ना में बाबर की विजय सैन्य कुशलता के कारण हुई। पढ़ना में लिखना है बाबर की सैन्य कुशलता के कारण विजय हुई। बाबर की सैन्य कुशलता के कारण विजय हुई। लिख लिया? विशेषता क्या है? अब विशेषता में नंबर 1, इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तुलगुमा अथवा अरवा या बारूद, एक साथ भी आ सकते हैं। देखो बारूद का प्रयोग पूछे तो आपको बहरा युद्ध करना है। यदि तीनों को एक साथ जोड़ दे कि बाबर ने सबसे पहले तुलगुमा, अरवा, रोवी या बारूद का प्रयोग कौन से युद्ध में किया, तब आंसर आपको क्या कर देना? पानीपत का युद्ध कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 1 सर्वप्रथम लिखें, बाबर ने इस युद्ध में सर्वप्रथम तुलगुमा, अरवा व रोवी युद्ध नीति का प्रयोग किया। नंबर 2, ठीक है, कौन सी पद्धति? तुलगुमा या तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। इसी में इसने अरवा युद्ध नीति का या फिर रोवी नीति का और सबसे पहले इसमें इसने बारूद का प्रयोग किया। फटाफट लिखते जाओ। नंबर 2 विशेषताएं पढ़ेंगे केवल। नंबर 2 में लिखें, अब इस युद्ध नीति के तहत सैन्य कुशलता के कारण बाबर की विजय हुई और बाबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में और अपने राजधानी, जो इसकी राजधानी थी, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर की राजधानी क्या थी? काबुल। इस युद्ध के बाद वह काबुल लौटता है और काबुल में प्रत्येक जनता को एक एक चांदी का सिक्का मारता है। किसका सिक्का?
लिखें चांदी का सिक्का बांटा, और इस उदारता के कारण काबुल की जनता ने इस उदारता के कारण बाबर को एक उपाधि देगा, और कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। अगला प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न क्या हो गया? बाबर को किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में या किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि है कि बाबर को कहां की जनता ने कलंदर की उपाधि दी थी? तो आपको काबुल, और कलंदर का अर्थ क्या होता है? उदारता। अब एक क्वेश्चन ये रहा कि बाबर ने एक चांदी का सिक्का काबुल की जनता को बांटा था, ये एक चांदी का सिक्का चलाया था, उस सिक्के का नाम क्या है? पुराने विद्यार्थी पढ़े होंगे, ठीक है, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, फटाफट बताइए जल्द, ठीक है। अभी रश्मि सोलंकी जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर था, और आंसर क्या है इसका? और कौन सा आंसर था? शाहरुख। तो शाहरुख खान। तो बाबर ने 2 चांदी के सिक्के चलाए थे, एक चांदी का सिक्का शाहरुख था, एक और चांदी का सिक्का चलाया था, उसका नाम था बाबरी सिक्का। तो बाबरी सिक्का पीछे चलाया है, ठीक है। तो 2 शाहरुख और बाबरी नामक जो सिक्के थे वो किस धातु के थे? चांदी के। तो आपको जानना किसके थे? चांदी के थे। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद तीसरी विशेषता क्या है? अब इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में उसने कलंदर की उपाधि धारण कर ली। तीसरी बात क्या है? इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में उसने पानीपत के मैदान में एक काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। तो काबुली मस्जिद भारत में कौन से स्थान पे है? यही है, पानीपत के मैदान में, हरियाणा में है। और काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण करवाया इस विजय के उपलक्ष्य में। नंबर 4 विशेषता कि पानीपत के युद्ध को, अब एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध को, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, निम्न में से किस युद्ध को भारत का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? भारत का निर्णायक युद्ध, निम्न में से भारत के किस युद्ध को भारत का निर्णायक युद्ध कहा जाता है, भारत का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तो आंसर कर देना पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। आगे बात करें तो यह है भारत का, इसे क्या कहते हैं? भारत का निर्णायक इसे युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का हो गया पतन और मुगल वंश की गई स्थापना। तो इसी युद्ध के बाद भारत में कौन से वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना। तो लिखें मुगल वंश की स्थापना। एक बात क्लियर। अब इसके बाद हिंदुस्तान का राजा बना, मुगल वंश का संस्थापक हुआ, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? बाबर को कहते हैं। हाँ, बाबर कहते हैं। और मुगल वंश, हमारे सांगा जी तैयार बैठे हुए हैं कि भाई मुझे मुगलों को भारत से भगाना है, आगरा पे मुझे अधिकार करना है, भारत से मुगलों को मुझे भगाना है। इस उद्देश्य से सांगा जी और इस प्रकार अपनी राजधानी चित्तौड़ से और आगरा की ओर चल देते हैं। और आगरा के कहते हैं, आगरा साम्राज्य जो बाबर का साम्राज्य था, दिल्ली से आगरा तक, और उसकी अंतिम चौकी, उस समय जो अंतिम चौकी थी वो कहाँ थी? बयाना थी। और इस प्रकार सांगा जी चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। इस प्रकार बयाना कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे मित्रों साथ साथ लिखते जाओ फटाफट। तो बयाना कहाँ पे है? तो बयाना भरतपुर में है, फटाफट लिखें, राजस्थान। नंबर 2 कहाँ पर हो गया? हमारे राजस्थान में है, नंबर 2, ठीक है। कब हुआ? अब बयाना का युद्ध, बयाना के किले पे बाबर के इस किले पर राणा सांगा ने आक्रमण कर देते हैं। और इस प्रकार ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध 16 फरवरी को हुआ, 1527 को युद्ध हुआ। और इस प्रकार किनके मध्य हुआ? फटाफट लिखते जाओ, किनके मध्य हुआ था? ये किसके मध्य हुआ? बाबर और सांगा जी के मध्य हुआ। सांगा जी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में सैन्य नेतृत्व नहीं किया। यहाँ बाबर का बहनोई
बाबर के बेनोई कौन थे? मेहंदी ख्वाजा था। और इस प्रकार मेहंदी ख्वाजा को बुरी तरह किसने हराया? और इस प्रकार इस युद्ध में बाबर की हार हुई। तो इसका चौथा परिणाम है कि इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इस युद्ध में बाबर की हार हुई। तो भारत में ये ऐसा युद्ध है जिसमें बाबर की हार हुई थी। तो कौन से युद्ध में बाबर की हार हुई? इसमें। ठीक है, फिर हम सीधे पहुंच रहे हैं। ठीक है, खानवा की युद्ध पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया। सीधे हम, और इस प्रकार परिणाम हुआ। अब इस युद्ध की विशेषता क्या है? इस युद्ध की विशेषता क्या है? इस युद्ध की विशेषता है कि बाबर, भारत में एकमात्र ऐसे युद्ध जिसमें बाबर की हार हुई, तो एकमात्र ऐसा युद्ध है, तो आप नीचे लिख सकते हैं एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें बाबर की हार हुई। तो आंसर क्या होगा? अगला युद्ध आपका तीसरा लिखें। तो तीसरा कौन सा है? खानवा युद्ध। अब कहते हैं यहाँ पे अपनी सेना व्यवस्थित करके और इस प्रकार सांगा जी खानवा के मैदान में आ जाते हैं और बाबर से यहाँ होगा युद्ध होगा। अब युद्ध होगा, इस युद्ध में बाबर भी तुलमा पद्धति का प्रयोग करेगा और इस प्रकार यहाँ भी एक मैदान है जिसे खानवा का मैदान कहते हैं और यहाँ युद्ध हुआ। और लिखें फटाफट, ठीक है, स्थिति। तो खानवा कहाँ पे है? तो खानवा आपका रूपबास भरतपुर में है। फटाफट लिखते जाए, मैं आपको डिटेल फिर इसकी विशेषता में आपको अभी युद्ध के बारे में बताऊंगा। स्थिति कब हुआ? एक महीना बाद हुआ, 17 मार्च 1527 को हुआ। किन के मध्य हुआ? ठीक है, किन के मध्य हुआ? और बाबर और शाह के मध्य हुआ। अब देखो इसका परिणाम क्या होगा और इसका परिणाम जो मैं भी आपको मौखिक बताने वाला हूं, केवल पहले लिख देता हूं। और इसमें बाबर की विजय होगी और सांगा जी की हार होगी। अब क्यों हारे? इसके बाद अब विशेषता की बात बताते हैं। अब इस युद्ध की क्या विशेषता है? अब देखिए आपको क्रम बाई क्रम। अब मैं आपको युद्ध समझा रहा हूं और साथ साथ मैं आपको इसकी विशेषता बताने जा रहा हूं। सुने, युद्ध दोनों मैदान में उपस्थित हो गए और युद्ध के मैदान में दोनों खानवा मैदान में पहुंचे। इधर कहते हैं बाबर ने अपनी केवल तुलमा पद्धति का प्रयोग किया, अपनी सेना को उसने 3 भागों में बांट दिया और इस मैदान में हमारे सांगा जी भी उपस्थित हो गए। अब देखिए हुआ क्या। ये सांगा की सेना मैदान में पहुंच चुकी थी और इस प्रकार कहते हैं लगभग 13 मार्च को मैदान में पहुंच चुकी थी और 17 मार्च को कहते हैं यहाँ युद्ध होने वाला है। लेकिन 13, 23, 17 के बीच में क्या हुआ? उधर कहते हैं बाबर अपने गुप्तचरों के माध्यम से इनकी सांगा की सेना का आकलन करता है और हमारे कहते हैं आदर्शवादी आशीर्वाद श्री लाल वास्तव आचार्य जी कहते हैं कि इस समय बाबर की सेना और सांगा की सेना के मध्य जो अनुपात था वो 2:1 था। अर्थात सांगा की सेना बाबर की सेना से दुगनी थी और ये आशीर्वाद श्री लाल वास्तव के अनुसार और बाबर की सेना और सांगा की सेना के मध्य अनुपात कितना था? तो ये आपको अनुपात याद रखना है, 2:1। बहुत बढ़िया। और इस प्रकार यहाँ जब बाबर ने जब इस सेना को देखा कि हमसे दुगनी सेना है, क्योंकि इस सेना में बाबर का साथ किन्होंने दिया था, तो आपको ध्यान रखना बाबर का साथ, ठीक है, किन्होंने दिया और सांगा का साथ किसने दिया था? तो बाबर की सेना इस समय पूर्णतः मौजूद थी। बाबर की सेना में अफगानी सैनिक भी थे, लेकिन इस समय सांगा की सेना में कुछ बहुत बड़े बड़े राजा थे। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 7 राजा और 9 बड़े बड़े सरदार थे और राव भी थे। 9 राव और बड़े बड़े सरदार कितने थे? इनकी संख्या 104 थी। ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध के मैदान में जब इस सेना का आकलन बाबर को हुआ
ठीक है, कि भाई बाबर की सेना में 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार आए हुए हैं, और इस प्रकार उसने संधि वार्ता का प्रयास किया। किसके साथ? सांग के साथ। तो सांग के साथ संधि वार्ता का विफल प्रयास किया था, असफल प्रयास किया था। और किसकी सहायता से? इसमें एक राव था, इसमें एक रायसीन का राव था, और वह राजा के रूप में है, कह सकते हैं, और उसका नाम था सलहदी तवर। और सलहदी तवर के माध्यम से बाबर ने सांगा के साथ असफल प्रयास किया, लेकिन सांगा ने मना कर दिया कि अब तो मैदान में आ गए, अब तो युद्ध होगा। इस प्रकार युद्ध होता है। हाँ जी, 9 राव, 7 राजा, 104 सामन, जिन्हें हम सरदार कहते हैं, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार कहते हैं, इसमें युद्ध होता है। अब इसमें युद्ध हुआ, युद्ध में इसमें सबसे पहले जिस प्रकार पानीपत के युद्ध के मैदान में उसने तोरमार पद्धति का प्रयोग किया, इसी प्रकार राजस्थान के युद्धों में ये पहला युद्ध है जिसमें बाबर ने राजस्थान में सबसे पहले इस युद्ध की नीति का प्रयोग किया है। इस नीति के तहत और इस प्रकार बाबर जीतेगा और सांगा जी की हार होगी। इसकी हार का एक कारण ये था, सबसे पहले इसमें राजस्थान में इस नीति का प्रयोग किया, और दूसरा हार का कारण कौन था? सलहदी तवर था। सलहदी तवर के साथ के माध्यम से बाबर ने सांगा के साथ संधि वार्ता करने का विफल प्रयास किया था, क्योंकि बाबर का एक जोशी था। बाबर के जोशी का नाम कौन बताएगा? बाबर के जोशी का नाम क्या था बताइए? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने इस युद्ध से पहले एक भविष्यवाणी की थी, अगर आज की स्थिति में ये युद्ध होता है, अगर आज की स्थिति में युद्ध होता है तो बाबर की सेना मुगलों की सेना हारेगी और राजपूत सेना जीतेगी, बयान युद्ध की विजय के बाद। और खानवा युद्ध से पहले मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी। तो ये आप जब युद्ध होने वाला है, सांगा ने मना कर दिया कि मुझे संधि नहीं करनी है, और इस प्रकार कहते हैं यहाँ बाबर अपनी सेना में जो मनोबल गिर चुका था, मनोबल को बढ़ाने के लिए उसने किसका नारा दिया? जिहाद का नारा। अभी वो आपका क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया तनु जी, अभी आपका वो क्वेश्चन जो मैंने आपको डाला है उसका आंसर अभी आने वाला है, ठीक है। तो सांगा के विरुद्ध बाबर ने अपनी सेना में मनोबल बढ़ाने के लिए इसमें सबसे पहले कौन सा नारा दिया था? तो कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा। तो निम्न में से किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में या किस युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया और इस प्रकार अपनी सेना से एक कर लेने से मना कर दिया? और वह कर है तमगा कर, जिसे हम चुंगी कर भी कह सकते हैं। चुंगी कर कह लो, आयात कर कह लो, या व्यापार कर कह लो। और ये अपनी मुस्लिम सेना से लेता था कि मैं आज के बाद तमगा कर अपनी मुसलमान सैनिक से नहीं लूंगा, और अपनी सेना में जिहाद का नारा दिया, जिसे कहते हैं धर्म युद्ध। अर्थात इसने कहा था कि जिस प्रकार तुम एक समय जब मैं राजा बना था, फरना का राजा बना था, तो तुम परेशान थे, तुम संकट में थे, आज मैं संकट में हूं, इसलिए आप मेरी सहायता करें। उसे कहते हैं धर्म युद्ध या जिहाद का नारा। इसके बाद उसने कहा कि मैं आजीवन शराब नहीं पीऊंगा। शराब उसने जीवन में छोड़ दी, अपने मटके फोड़े थे। इस प्रकार ये आपकी चौथी विशेषता है। इस युद्ध में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और युद्ध होता है। इस युद्ध में हमारे सांगा जी, राजपूत सरदार जी बड़ी वीरता से लड़े, और इस प्रकार सांगा जी अत्यधिक घायल हो गए, और इसके स्थान पे एक हमारे राजपूत सरदार ने इनके राज चिन्हों को, तो सांगा के राज चिन्हों को किसने धारण किया? तो सांगा के राज चिन्हों को किसने धारण किया? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। खानवा युद्ध के समय मेवाड़ के राज चिन्हों को या सांगा के राज चिन्हों को किसने धारण किया? तो आपको आंसर करना है जहला अज्जा। तो क्या करना है? जहला अज्जा करना है। और इस प्रकार वीरता पूर्वक लड़ता हुआ ये मारा गया और ये अत्यधिक घायल हो गए थे। अब आपको यहाँ आंसर मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। और इस प्रकार कहते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब घायल अवस्था में अब हमारे सांगा जी को हमारे राजपूत सरदार लेके जाएंगे। अब राजपूत सरकार कौन कौन से? अब सांगा जी घायल अवस्था में थे और इनको
खानवा के मैदान से। अब ध्यान रखना उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ रहा है। अब खानवा युद्ध मैदान से और हमारे राजा आमेर के राजा कौन थे? पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा अखेराज सोनग्रा की सहायता से कौन थे? अखेराज सोनग्रा। अखेराज सोनग्रा की सहायता से और हमारे सांगा जी को घायल अवस्था में थे और इनके शरीर पे कितने घाव आए थे? 80 घाव आए थे। और इस प्रकार कहते हैं अपनी वीरता पूर्वक देश की गौरव के लिए उन्होंने एक टांग इसमें गंवाई थी और उसमें एक हाथ गंवाया था। ठीक है, और ऐसे करके युद्ध के मैदान में अत्यधिक घायल हो गए और पृथ्वीराज कछवाहा जी और इन्हें कहाँ ले गए? और खानवा युद्ध से सबसे पहले कहाँ ले जाया गया? और इस प्रकार सबसे पहले गए बसवा। बसवा कहाँ पड़ता है? ठीक है, दौसा में। और इस प्रकार यहाँ इनका उपचार किया गया। यहाँ से अब इनको कहाँ ले जाया गया? अब कहते हैं बसवा से इनको कहाँ ले जाया गया? बसवा से इनको रणथंभौर ले जाया गया। अब आपका आंसर आने वाला है और रणथंभौर में यहाँ इस पूर्णतः ये लगभग सही हुए और यहाँ इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। यही आंसर है। यहाँ इनका उपचार हुआ है। तो सांगा का उपचार कहाँ हुआ? हाँ जी अजीत जी बताइए सांगा का उपचार कहाँ हुआ था? तो सांगा जी का उपचार बसवा में हुआ था। यहाँ से फिर ये आगे की ओर बढ़े और अपने जैसे युद्ध का मैदान में पूर्णतः इनको हार हुई और इस प्रकार सभी सरदार इकट्ठे होकर के कहाँ पहुँचे? रणथंभौर पहुँचे। और रणथंभौर में और कहते हैं सांगा ने अपना मुख्यालय बनाया और इस प्रकार बदला लेने के लिए और इस प्रकार इसका उपचार चलता रहा। जैसे ही सांगा को सरदारों के माध्यम से सूचना मिली कि बाबर की सेना इस समय कहाँ है, बाबर की सेना से बदला लेने के लिए अब रणथंभौर से कहाँ गए? रणथंभौर से। और ये कहते हैं इलिच गांव पड़ता है। इलिच गांव, क्योंकि उस समय बाबर की सेना चंदेरी में थे और चंदेरी कहते हैं मालवा की उस समय राजधानी थी। वहाँ का राजा मैदिनी राय था और इस प्रकार ये एमपी की ओर प्रस्थान करने लगे। वहाँ एमपी मध्य प्रदेश में इलिच गांव पड़ता है जो वर्तमान में कालपी नामक कस्बे में आता है और ये भी कालपी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और जैसे ही कहते हैं यहाँ इलिच गांव में और सांगा जी को मालूम पड़ा कि इस समय बाबर की सेना कौन सी जगह है? चंदेरी में है और मेरा मित्र यहाँ का राजा है और इस प्रकार यहाँ उससे बाबर की सेना से बदला लेने के लिए और कहाँ की ओर प्रस्थान करेगा? कालपी से कहाँ की ओर जाएगा? चंदेरी की ओर प्रस्थान करेगा। और इस बात को लेकर के इलिच गांव में यहाँ से अपनी सेना सरदारों से कहा कि भाई हमें बाबर की सेना से बदला लेना है। और इस बात को लेकर के, ठीक है, तो इस बात को लेकर के यहाँ सरदार बड़े चिंतित हुए क्योंकि उन्होंने खबर सुन चुकी थी। इन्होंने खबर जो आपका चौथा युद्ध आएगा चंदेरी का और यहाँ मैदिनी राय और बाबर की सेना के मध्य युद्ध हो चुका था और यहाँ बाबर की सेना का नेतृत्व शेर खां कर रहा था। शेरशाह सूरी कर रहा था। शेरशाह सूरी ने मैदिनी राय की हत्या कर दी थी और इस प्रकार यह युद्ध आपको 29 जनवरी 1528 ईस्वी हो चुका था और इसकी खबर इलिच गांव में सरदारों को मालूम पड़ी और ये लेकिन सांगा जी बाबर से सेना से बदला लेने के लिए तनुजी हाँ और इस प्रकार कहते हैं अग्रसर हुए, लेकिन सरदार राजी नहीं थे क्योंकि अत्यधिक इनका शरीर छल चुका था, इनकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। और सरदारों और सरदार के परिवारों को बचाने के लिए सरदारों ने अपनी धर्म की खातिर और कहते हैं और इलिच गांव में और हमारे सांगा जी को क्या दे दिया? विष दे दिया। सरदारों ने थोड़ी अपनी जनता की खुशहाली के लिए विष के लिए कि हमें इस प्रकार कहते हैं यहाँ विष दे दिया और लेकिन तब भी चल देते हैं और अंत में कहते हैं और कालपी नामक जगह पे किनकी मृत्यु हो जाती है? सांगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ आपको विशेष करके यहाँ ध्यान रखना है ये चीजें। अब देखो मैंने आपको यहाँ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। खानवा युद्ध, नंबर 2 बसवा, नंबर 3 रणथंभौर,
नंबर 4 इलिचगाम, नंबर 5 कालपी। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आता है कि सांगा जी का स्मारक स्थल कहाँ है। तो सांगा जी का स्मारक स्थल ध्यान रखना, सांगा जी का स्मारक स्थल पूछे और आपको ये 5 बिंदु में से, ठीक है, जैसे ऊपर के 4 आ गए तो आपको खानवा ही करना है। और यदि आपको बसवा भी दे रखा है तो बसवा नहीं करना है। हाँ, ऑप्शन में यदि खानवा नहीं है, जब आपको ये ऑप्शन है, जब आपको बसवा, तो स्मारक स्थल इसके 2 हैं, एक तो है खानवा में और दूसरा है इनका बसवा में। लेकिन आपको ध्यान रखना, यदि पेपर में आपको दोनों दें तो आपको खानवा करना है, दोनों में से एक आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मारक स्थल आपको दोनों दे दिया जाए तो खानवा करके आना। बसवा में क्या है, अब बसवा में कहते हैं इस स्थान पे सांगा जी का यहाँ चबूतरा है। तो क्वेश्चन आ जाए सांगा जी का चबूतरा कहाँ स्थित है। तो सांगा जी का चबूतरा बसवा में स्थित है, दौसा में। और सांगा जी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, रणथंभौर में। सांगा जी को विष कहाँ दिया था, सरदारों ने इलिचगाम में। और सांगा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कालपी में। और इस प्रकार जब इनकी मृत्यु होगी और इसके सबको ले जाया जाएगा, और इस प्रकार कहते हैं कहाँ ले जाया जाएगा, मांडलगढ़ में, ठीक है, मांडलगढ़ में ले जाया गया। और यहाँ इनका समाधि स्थल, इनको गाड़ा गया, इनके सबको दफनाया गया, अर्थात अग्निदाह संस्कार किया गया। और इसे कह सकते हैं आज वर्तमान में इसे समाधि स्थल कहा जाता है। तो राणा साहब का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, या राणा साहब की छतरी कहाँ स्थित है। 8 खंभों वाली छतरी है जिसका निर्माण जगनेर के जागीरदार अशोक परमार ने करवाया था। जगनेर जो आगरा में पड़ता है, अशोक परमार ने करवाया था। तो नंबर 1 तो क्वेश्चन ये हो गया। नंबर 2 है समाधि स्थल पूछे या छतरी पूछे तो आंसर क्या करना है आपको, ठीक है, मांडलगढ़ करना है। और यदि स्मारक स्थल पूछे तो खानवा मैदान करना है, तो स्मारक स्थल, ठीक है, स्मारक स्थल पूछे या राणा सांग की पैनुमा कहाँ स्थित है तो आपको कहाँ आंसर करना है, तो आपको खानवा करना है। नंबर 3 खानवा के बाद अब आपको बसवा है। बसवा में क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था। बसवा में यदि पूछे सांगा का चबूतरा कहाँ है तो आपको सांगा का चबूतरा यहाँ करना है। मैंने आपको बता रखा है स्मारक स्थल में ऑप्शन में खानवा नहीं है तो आपको बसवा मिलेगा। तो आपको दोनों में से एक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आया तो आपको खानवा करना है। नंबर 4, ठीक है, और सांग की पैनों मैंने आपको बता दी, चबूतरा आपको बता दी, स्मारक स्थल बता दिया। और ऐसे करके इसमें 5 प्रश्न हो गए। समाधि स्थल, मांडलगढ़, छतरी, मांडलगढ़, स्मारक स्थल, खानवा, पैनुमा, खानवा और चबूतरा, ये आपके 5 प्रश्न हैं। और ये इस प्रकार खानवा का युद्ध आपका समाप्त हुआ। तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। और इस प्रकार इनकी मृत्यु हो जाती है। चंदेरी का युद्ध होगा जो मैंने आपको बता दिया है, वहाँ घाघरा का युद्ध हुआ था। और इस प्रकार कहते हैं वहाँ अंत में ये बीमार पड़ गया और ये मर जाता है। तो 2 मिनट और मैं आपकी क्लास लूँगा जो मैंने आपको युद्ध करा रखे हैं। चंदेरी घाघरा को मैंने आपको वहीं करा रखा है, इतना ही डिटेल आपको पढ़ना है। इसके बाद कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है और बाबर के सबको सबसे पहले आगरा में दफनाया गया। मात्र 5 मिनट ध्यान रखना। और आगरा में दफनाया गया, आज ये टॉपिक आपका ख़त्म। आगरा में दफनाया गया कौन से बाग में, नूर ए अफगान बाग। और बाबर के सबको सबसे पहले, और लेकिन इसका नाम मध्यकाल में आराम बाग था और वर्तमान में इसे राम बाग कहते हैं। आज इसे हम राम बाग कहते हैं। और राम बाग कहाँ पे है, आगरा में है, यमुना नदी के किनारे, जिसका निर्माण स्वयं बाबर ने करवाया था। इसके सबको यहाँ दफनाया गया। लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी के समय इसकी एक पत्नी को मालूम पड़ता है कि बाबर की अंतिम इच्छा क्या थी, तो बाबर की जो अंतिम इच्छा थी मेरा सब कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। इस प्रकार कहते हैं इसके सबको दोबारा कहाँ दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। और इस प्रकार आज इसे बाग ए बाबर कहते हैं, बाग ए बाबर कहते हैं। और बाग ए बाबर कहाँ पे है, काबुल में है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, आज वर्तमान में काबुल में है। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है और ये किसने बनवाया था, मैंने आपको बताया था
इसकी पत्नी थी और पत्नी का नाम क्या था? मुबारक यूसुफजई। तो मुबारक यूसुफजई ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक आपका बाबर खत्म होता है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका केवल रीट लेवल का है, अपने राजस्थान लेवल का ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। कल आपको हुमायूं टॉपिक चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, कल पढ़ते हैं हुमायूं। नमस्कार।